अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से जमानत के फैसले के 24 घंटे के अंदर उनके भांजों की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर मुसलसल सवाल खड़े हो रहे हैं। हुकूमत को इन गिरफ्तारियों पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा है, जबकि हुकूमती वुज़रा 9 मई वाक़यात के 27 माह बाद होने वाली इन गिरफ्तारियों का दिफा कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि अलीमा खान के बेटे शारेज 9 मई को जिन्ना हाउस के बाहर और शेरशाह 9 मई को हसन नियाजी के साथ मौजूद थे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि शारेज खान 6 मई से 13 मई तक चित्राल में मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात की तस्वीरी सबूत भी शेयर किए हैं। और दिलचस्प बात यह कि कल शारेज खान, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो 9 मई को लाहौर में मौजूद ही नहीं थे, उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया है, मगर शेरशाह खान, जिनके बारे में हुकूमत का दावा है कि वो 9 मई को हसन नियाजी के साथ मौजूद थे, उनका आज 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया है। आज सुबह लाहौर पुलिस ने अलीमा खान के बेटे शेरशाह को इंसादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया और पुलिस की जानिब से शेरशाह के 30 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम मौके पर हसन नियाजी के साथ मौजूद था और लोगों को जलाओ घेराव पर उकसा रहा था, जिसके बाद अदालत ने शेरशाह का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। अपने बेटे शेरशाह के जिस्मानी रिमांड के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा है कि इनके बेटों का जुर्म यह है कि वो इमरान खान के ख़ानदान से हैं। मुझे बताया गया है कि अब उन्होंने मुझे गिरफ्तार करना है, जितनी सजाएं सुनानी है सुना दें, हम तैयार हैं। शेरशाह और शारेज इस वक्त दोनों पुलिस की कस्टडी में। उनसे उनका जुर्म क्या है? वो उनका जुर्म यह है कि वो इमरान खान के भांजे हैं। उनका ख्याल है कि अगर बच्चों को उठाएंगे तो इमरान खान प्रेशर में आएंगे, या हम बहनें खड़ी हैं हम प्रेशर में आएंगे। हम प्रेशर में नहीं आ रहे। अगर मुझे भी अरेस्ट कर लें तो ये अपने आप के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। इसी तरह इमरान खान की एक और बहन नौरीन नियाजी ने हालिया गिरफ्तारियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि शारेज अपना बिजनेस भी कर रहा था, बाहर भी आता जाता था, लेकिन फिर अचानक ये घर पर हमलावर हो गए और उन्होंने उसको उठा लिया। अब अहम बात यह कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 13 अगस्त को तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को तमाम इख्तलाफात भुलाकर मीसाक इस्तेकाम पाकिस्तान की पेशकश की थी, मगर इन हालिया गिरफ्तारियों ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि इन गिरफ्तारियों को बहाना बनाकर सियासी डायलॉग का अमल नहीं रुकना चाहिए। डायलॉग का या गिरफ्तारियों का या प्रोसिक्यूशन का या अदालती फैसलों का आपस में ना कोई तल्लक है, ना कोई होना चाहिए। इन चीज़ों को बहाना बना के जो है वो इस कौमी जो ये डायलॉग है, इससे जो है वो पहलू तय नहीं करनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत या PMLN ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी। जो बात होगी बिल्कुल यानी इन पब्लिक होगी। ये लोग जो कहते हैं कि जी इजाज़त नहीं होगी या इजाज़त लेनी पड़ेगी, जिस दिन ये मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की है, तो सारे लोग वहाँ पे बैठे थे, अस्करी क़यादत सारी की सारी वहाँ पे मौजूद थी। इसके अलावा आज नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का फैसला किया है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने आज इस्लामाबाद में नून लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लिया जाएगा। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, आज मीडिया से गुफ्तगू में आपने कहा कि सियासी डायलॉग या अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर चलती रहती हैं, इन चीज़ों को बहाना बनाकर सियासी डायलॉग का अमल नहीं रोका जाना चाहिए। राना साहब, ये कैसे मुमकिन है? अगर अभी भी PTI के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, इमरान खान की भांजों की गिरफ्तारियां हो रही है, मतलब हुकूमत डंडे का इस्तेमाल कर रही है, तो कैसे फिर बातचीत का माहौल पैदा हो सकता है? नहीं, तो बातचीत का माहौल पैदा करने से पहले जो है वो तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं किसी के ख़िलाफ़ किसी भी कानून या वायलेंस की बुनियाद पे, तो उनका ड्रॉप किया जाना कोई बुनियादी शर्त है? क्या इस तरह से कभी कोई डायलॉग हुए हैं? अगर किसी ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, वो 24 नवंबर हो, 26 नवंबर हो या 9 मई हो, या उससे मिलता जुलता कोई और केस हो जी, तो क्या उन केसेस को ड्रॉप करना या उस प्रोसिक्यूशन को ख़त्म करना जो है, ये यानी कंडीशन है मुज़ाकरात की? अगर ये कंडीशन है तो फिर ये कंडीशन वो पेश करें। वो तो कहते हैं कि वो अपने केसेस जो है उनको
बाकायदा जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में लड़के जो है वो बरी होके आएंगे, इसके ऊपर हमने बात ही नहीं करनी। इमरान खान की रिहाई से मुतल्लक उन्होंने, जब वो कमेटी हमारे साथ बैठी तो उन्होंने कहा था जी खान साहब ने अपनी रिहाई से मुतल्लक बात से हमें रोक दिया है, तो हमें जो है वो बात दूसरे इश्यूज़ के ऊपर करनी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन राणा साहब जिस अंदाज में गिरफ्तारियां हो रही हैं, टेबल पे बैठे तो फिर ये इशू भी डिस्कस हो सकते हैं। लेकिन राणा साहब जिस अंदाज में गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिन मामलात पर हुई नहीं, उस पर तो सख्त सवालात उठ रहे हैं ना आपकी हुकूमत पर, क्योंकि जैसे अलीमा खान साहबा के 2 बेटे 27 माह बाद उनको गिरफ्तार किया गया है 9 मई के इल्जामात पर, जिनमें से एक बेटे के हवाले से उनकी तस्वीर कि वो शायद चित्राल में मौजूद थे, तब भी उनको गिरफ्तार भी किया गया, घर से गिरफ्तार किया गया, उनका अदालत ने 8 रोज़ा रिमांड भी दे दिया है। दूसरा बेटा जो कि पाकिस्तान में आया 2 साल बाद, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके हवाले से कोई FIR पहले मौजूद नहीं थी, कोई ऐसी बात हमें नहीं सामने आई कि पुलिस उनको ढूंढ रही हो या वो मतलूब हो। तो 27 माह बाद गिरफ्तार करेंगे और इस तरीके से करेंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। तो ये सवाल कहाँ पे उठेंगे? ये सवाल हुकूमत के खिलाफ उठेंगे। ये सवाल जो है वो उस अदालत में उठने चाहिए जहाँ पे उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पेश किया गया है। सर सियासी गिरफ्तारियां होंगी तो सियासतदानों से, हुकूमत से सवाल होंगे। आपके जब आप ऑपोजिशन में थे और आपके दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया तो सवाल आप लोग भी यही कहते थे ना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और हम लोग उस वक्त PTI से सवाल करते थे। सुन लेना, नहीं PTI से सवाल करते थे, लेकिन सवाल उनसे यही करते थे ना कि ये जो आपने केस डाला है, ये जो मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने कोई 15-20 किलो जो हीरोइन डाली थी, उसके मतलब सवाल करते थे। लेकिन हमने वो सवाल जो है वो अदालत में उठाया था ना, हमने ज़मानत अदालत से हासिल की थी। कोई किसी सवाल उठाने की बुनियाद के ऊपर तो उन्होंने हमें रिहा नहीं किया था, बल्कि ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो अल्लाह को खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहते थे कि जनाब ये तो हर चीज़ जो है वो हकीकत पे मबनी है। मामला ये है कि अगर तस्वीर मौजूद है चित्राल की या किसी बैरून मुल्क की, तो जो प्रोसिक्यूशन है, मैं को प्रोसिक्यूशन का केस डिफेंड करने के लिए तो नहीं यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास भी तस्वीर है। वो कहते हैं कि जी ये उस गाड़ी पे खड़ा है, जिस गाड़ी पे जो लोग जो है वो बैठ के हमलावर हुए हैं जना हाउस पे, और जो आग लगाने वाले जो लोग हैं उनके साथ खड़ा है। आपके कई वुज़रा तो इसका भरपूर दिफा भी कर रहे हैं, और शेरशाह के हवाले से बात की जा रही है कि वो हसन न्याजी के साथ ट्रक पे मौजूद था। जो शारेज जिनको घर से गिरफ्तार किया गया, उनके हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं आ रही थी। 2 साल से वो मुल्क में आ भी रहे, मुल्क में रहते भी हैं, बाहर भी जाते हैं, कारोबार भी करते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। सडनली कहाँ से पता चल गया? तो सवाल तो आपकी हुकूमत पे ही उठेंगे ना कि ये क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए किया जा रहा है या वाकई ये 9 मई के मुल्जिम है? नहीं देखें, अगर तो उनके ख़िलाफ़ कोई सियासी सरगर्मी की बुनियाद के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया है तो बिल्कुल वो फिर सियासी या पॉलिटिकल जो है वो विक्टिमाइजेशन के ज़ुमरे में आएगा। लेकिन अगर उनको किसी वायलेंस के नतीजे में वो सबूत जो है वो कितना जो है वो अदालत की नज़र में अहम है या नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर किसी क्रिमिनल केस या वायलेंस से मंसूब करके उनको पकड़ा गया है तो वो सवाल जो है वो अदालत में उठेगा और वहाँ पे डिस्कस होगा और देखा जाएगा कि उसकी कितनी जो है वो अहमियत है या कितनी उसमें जो है वो सच्चाई है। आप खुद कानून के तालिब इल्म हैं, आपको इस बात पर शक का इजहार नहीं कर सकते कि मतलब 27 माह बाद कोई गिरफ्तारी हो रही है? कैसे हो सकता है? तस्वीर अगर मौजूद है, बकौल आपके मिनिस्टर्स के सारी चीज़ें मौजूद है, तो 27 माह किस चीज़ में लगे? नहीं देखें, शहजाद किसी भी मामले में जो है वो यानी एक रेलेवेंट हद तक बंदे को रहना चाहिए। वैसे तो वो तस्वीर भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं जहाँ पे देखा जा रहा है कि एक नौजवान जो है वो तकरीर कर रहा है और किस किस्म की तकरीर कर रहा है और वो कहाँ पे है और उसके बाद फिर क्या हुआ। लेकिन मैं इस मामले में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि ये मेरी पोजीशन नहीं है कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे जो है वो साबित करने के लिए जो है वो अपना जो है वो मौका पेश करूँ। लेकिन आप रूलिंग पार्टी के तो अगर ये गलत है जी, नहीं सुन लेना, नहीं सुन लेना, अगर ये गलत है तो बिल्कुल उन्हें अदालत में पेश कर दिया गया है।
अदालत में उनको अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए कि जी हम तो उस वक्त चतराल में थे या हम तो उस वक्त बैरून मुल्क थे, ये तस्वीर जो प्रोसिक्यूशन दिखा रही है, जो मौक़िफ़ प्रोसिक्यूशन पेश कर रही है, ये गलत है। बिल्कुल उनको साबित करना चाहिए, उन्हें हक अच्छा, लेकिन राणा साहब आप इस हुकूमत के एक अहम रुकन हैं और आपने जिस दिन ये गिरफ्तारी हुई शाहजेब खानज़ादा को बताया आपने कि आपकी लाहौर के पुलिस चीफ से बात हुई है और लाहौर के पुलिस चीफ ने आपसे कहा कि नहीं हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की है, तो क्या लाहौर के पुलिस चीफ ने राना सनाउल्लाह से गलत बयानी की या लाहौर पुलिस चीफ को ही नहीं पता कि ये गिरफ्तारी कब हुई, किसी और इदारे ने कर ली और फिर पुलिस को हैंड ओवर कर दिया? क्या आपको लगता है हुआ है? पूछा आपने दोबारा उनसे? चले मैं इस बात की वजाहत कर देता हूँ कि लाहौर पुलिस के चीफ हैं बिलाल सदीक कमियाना साहब। जब मुझे मालूम हुआ कि अभी ये प्रोग्राम में ये क्वेश्चन होगा, ये ख़बर उस वक्त मेरा ख्याल है कोई 10 मिनट या कोई 20 मिनट पहले की थी, तो मैंने फ़ोन किया तो वो मुझे मिले। उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो इस वक्त लंदन में हूँ, तो वो छुट्टी पे वहाँ पे गए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि ये मामला है, ये आपके इल्म में है? उन्होंने कहा कि नहीं मेरे इल्म में नहीं है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं इसके मतलब मालूम करके आपको बताऊंगा, फ़िलहाल इस वक्त जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरे इल्म में नहीं है। उसके बाद फिर प्रोग्राम में बात हुई तो मैंने वैसे ही मैंने बता दिया। उसके बाद जो फिर दोबारा उनका कोई मेरा ख्याल है कोई आधे पौने घंटे बाद मेरा उनसे रब्ता हुआ, तो फिर ये बात उनके भी इल्म में थी और उन्होंने बताया कि इस तरह से इन्वेस्टिगेशन विंग जो है उन्होंने उसे गिरफ़्तार किया है। अब देखें ना, ये मामला अगर आप अब मैंने जिस तरह से वाज़ेह किया है बड़ा सिंपल है, कोई इसमें कोई जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, उस दिन आपने नहीं बताया कि वो लंदन में है, अदरवाइज बयान किया जाए कि वो देखें आपका साथ उसने झूठ बोल दिया, उसको पता ही नहीं था ये क्या हो गया, किसने उठा लिया, तो ये तो फिर किसी चीज़ में भी अगर आपने जो है वो कोई शक का आंसर लाना हो तो वो लाया जा सकता है। अभी अब आपने वजाहत कर दिया, अगर बता देते कि मेरी उनसे बात हुई वो लंदन में, इसलिए वो लायल में पूरे वाक़े से, तो शायद ये फिर कन्फ्यूजन होती नहीं, लेकिन अब आपने वजाहत कर दी। आज आपने एक और हवाले से बात की, आपने कहा 27वीं तरमीम और सूबों के मामले पे हुकूमत जो है वो बिल्कुल गैर संजीदा है। सर अगर ये गैर संजीदा है तो आपके वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान साहब ने कल कहा कि चारों सूबों में मज़ीद 3 सूबे बनने चाहिए। सेनेटर फैसल वाडा साहब, जिनको आप कहते हैं कि वो कज़न बरादरी के हैं, पता नहीं किसके, वो ये कह रहे हैं कि सूबे भी बनने चाहिए और एनएफसी को तब्दील भी होना चाहिए, वफाक जो है वो खसारे में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो रही है, इसीलिए ये सारे लोग आके बात कर रहे हैं ना। आज़ाद कबीले से याद आ गया। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, सुन ले, अगर मैं ये कहूँ कि ये बात कहीं भी नहीं हो रही और ये अलीम खान साहब ने अगर फरमाया है तो ये उनकी राय होगी, वो समझते होंगे कि सूबे बनने चाहिए। और फैसल वाडा साहब की भी अपनी अगर ये मामला कभी कैबिनेट में अंडर डिस्कशन आए, अगर ये मामला कभी कैबिनेट में अंडर डिस्कशन आए, भले उसके ऊपर कोई फैसला हो ना हो, लेकिन उसमें प्राइम मिनिस्टर को राय तलब करें या कोई जो है वो एक मामला जो है वो गौर के लिए कंसिडरेशन के लिए पेश हो, तो बिल्कुल फिर ये कहा जा सकता है कि ये मामला अंडर कंसिडरेशन है। जब इस किस्म की कोई बात किसी लेवल पे भी अंडर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर मैं भी अपनी राय दे सकता हूँ, अलीम खान साहब भी दे सकते हैं, कोई और भी कह सकता है कि जी 3 नहीं 30 सूबे बनने चाहिए, हर डिवीजन। ये भी तो लोग कह रहे हैं ना कि हर डिवीजन का सूबा बना दे। तो राणा साहब अगर फैसल वाडा भी ये बात कर रहे हैं, अपनी राय है, तो उसको भी यही समझा जाए कि किसी ना किसी लेवल पे भी ये डिस्कस नहीं हो रहा। देखिए मैंने जो अपनी मैं ये समझता हूँ कि ये मामला जो कि पार्लियामेंट की जो है वो अप्रूवल से और आइन में अमेंडमेंट से मुंसलिक है जी, ये जब तक कैबिनेट में डिस्कस नहीं होगा इसके ऊपर पेशरफ्त हो ही नहीं सकती। अच्छा, एक और मामला जो है वो एनएफसी से जुड़ा हुआ है। अब आपको पता होगा कल सदर मुमलिकत ने एनएफसी की तश्कील दे दी है, 11वां ये एनएफसी है और इस हवाले से एक कंसल्टेशन मीटिंग भी हो चुकी है। कल बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मुमकिन है इस चीज़ पे बात हो कि जो सूबों के वसाइल हैं उनको कम करके मरकज़ के वसाइल बढ़ाए जाएँ या कुछ अखराजात जो हैं वफाक के वो मुंतकिल किए जाएँ सूबों पर। इस हवाले से तो कंसल्टेशन हुई है, क्यू ब्लॉक में हुई है, तो क्या हुकूमत और एहसन इकबाल साहब तो बड़े वोकल हैं
कि यार बजट खसारा इतना ज़्यादा है, वफाक के पास वसाइल बचते नहीं है, तो हमें इस फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। क्या ये ऑन कार्ड्स है? ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि इस बारे में जब बजट से मुतल्लिका मीटिंग्स हो रही थी, वो जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं तो उसमें वफाक के अखराजात में जो पोजीशन है उसके मुतल्लिक ये बात हर जगह पे होती रही है कि जो वसाइल की तकसीम है सूबों और वफाक में, या तो अखराजात में कोई ना कोई जो है वो बहुत सारे अखराजात हैं जो कि सूबों की सतह पे होने चाहिए और वो मरकज़ की सतह पे हो रहे हैं। जो PSDP है उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सूबों के करने के हैं, लेकिन वो मरकज़ कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह के अखराजात हैं, कुछ अदरवाइज़ प्रोग्राम हैं जो कि सूबों से मुतल्लिक हैं। तो इस बारे में जो है ये बात होती रही है कि जी ये वसाइल की तकसीम में या तो कोई फ़र्क लाया जाए या फिर ये अखराजात जो हैं जो सूबों के ज़ुम्मे बनते हैं सूबे करें, सही। जो मरकज़ के ज़ुम्मे बनते हैं मरकज़ करे। तो इसके ऊपर जो है ये बातचीत होती रही है, लेकिन इसके लिए जो फोरम है वो NFC है। अब जब ये NFC में बात होगी तो फिर ये बात आगे बढ़ेगी। उससे पहले पहले जो है ये सारी गपशप है। गपशप है। वो अब ठीक है, इज़हार ख्याल है, हुए फाइनेंस वाले कह रहे हैं, रेवेन्यू वाले कह रहे हैं, FBR वाले कह रहे हैं, वो सारी उनकी अपनी अपनी राय है। जब NFC में होगी ये बात और वहाँ पे कोई फैसला होगा या कोई वहाँ पे राय आएगी तो वो फैसला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली बाइंडिंग होगा। तो फिर राणा साहब क्या यही समझे कि स्टेटस को रहेगा, कोई तब्दीली नहीं होगी? क्योंकि बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब पहले ही कह चुके हैं कि सूबों का शेयर बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। और आपको पता है कि जब चोलिस्तान में कनाल बनाने वाला मामला था उस वक्त भी बिलावल साहब ने जो पोजीशन ली उसमें वो कामयाब हुए, आप लोगों को पीछे हटना पड़ा। तो बिलावल साहब ऑलरेडी अगर कह चुके हैं कि सूबे का शेयर कम नहीं होगा तो इसका मतलब ना ही समझे कि नया FC होगा, कोई नया NFC का फॉर्मूला होगा? नहीं, हम इस तरह से ना क्यों समझें। जब वहाँ पे बैठ के बात होगी तो विद आर्गूमेंट्स होगी, उसमें जो है वो चीज़ें जब डिसाइड होंगी, अगर ना डिसाइड होगा तो ना सामने आ जाएगा। अगर उसमें कोई फ़र्क आएगा, हो सकता है बाज़ अखराजात जो हैं उस पर जो है वो कमी बेशी लाई जाए, यानी कोई ना कोई रास्ता किसी भी मसले के हल के लिए अगर एक मसला है तो रास्ते एक से ज़्यादा हो सकते। सही। और क्विकली मुझे बता दीजिएगा, आज पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 7 ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और वजह क्या है इसकी? अब तो आप दोनों हुकूमत में भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इतनी कमज़ोर हो चुकी है, फिर भी साथ मिलकर मुकाबला करेंगे उनका? नहीं, साथ मिलकर मुकाबला करने से मुराद ये है कि दोनों हम कोलिशन पार्टनर हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते हुए जो फिर माहौल बनता है तो वो मुनासिब नहीं होता। इसलिए ये मुनासिब समझा गया है कि अगर जो है वो किसी फार्मूले के तहत, किसी तरीक़ाकार के तहत जो है वो इस किस्म की सूरत हाल पैदा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। सही। तो उस बारे में आज एक कमेटी की मीटिंग हुई है। वो कमेटी की मीटिंग जब लीडरशिप के पास ये रिकमेंडेशन जाएंगी तो उसके ऊपर कोई फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी मामलात में बात करते हैं। इमरान खान को 9 मई के केसेस में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ तो मिला, लेकिन गिरफ्तारियां अब भी जारी। इमरान खान के 2 भांजों को 9 मई के केसेस में गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि शायद हुकूमत 27वीं तरमीम लाना चाहती है, मजीद सूबे बनाना चाहती है और NFC फॉर्मूले को तब्दील करना चाहती है। इन तमाम मामलात में बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मुनीब फारूक ने। मुनीब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पिछले 2 दिनों में इमरान खान के 2 भांजे, अलीमा खान साहिबा के 2 साहबजादे शारेज और शेरशाह को जो है गिरफ्तार किया गया। एक का 8 रोज़ा रिमांड, एक का 5 रोज़ा रिमांड। इस गिरफ्तारी पे जो है ना तहरीक इंसाफ इसकी टाइमिंग पे बड़े सवाल उठा रही है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को जिस दिन 9 मई के 8 मुकदमात में बेल मिल गई और रिहाई का हुक्म दिया अदालत ने, उस दिन ये गिरफ्तारी की गई है। तो ये इसका रिएक्शन है, हुकूमत की तरफ से रिएक्शन आया है इमरान खान की बेल पे। क्या आपको लगता है इसका कोई कनेक्शन है? अच्छा शहजाद साहब, मेरे ख्याल में कुछ चीजें ना जुड़ी हुई हैं आपस में। आप अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट से हुआ ये तो खैर होना ही था, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बड़ा कमजोर था, आपने भी देखा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आया है 4 सफात के ऊपर है, आपने उसको भी देखा होगा, बड़ा केयरफुली वर्डेड है। अदालत ने बिल्कुल मेरिट पर बात नहीं की, बल्कि रोका
कि हम मेरिट को प्रेजुडिस नहीं करना चाहते, जो कि ट्रायल कोर्ट में डिसाइड होना है। अब ये बात अपनी जगह पर हो गई, लेकिन जो ये अरेस्ट हुए हैं, देखिए इसका ताल्लुक इस बात से जरूर है कि जो तासुर बनता है छोटा सा भी, उसको बड़े खुर्दबीन से देखा जाता है पाकिस्तान के जो रियासती फोकस है, लेंस है, उससे कि कोई ये इंप्रेशन तो नहीं आ रहा कि किसी को माफी मिलने लगी है, किसी के लिए हालात मुख्तलिफ होने लगे हैं। आप देखिए ना कि सुहेल वड़ाइद साहब का एक कॉलम था, बड़ा केयरफुली वर्डेड था, बिल्कुल उन्होंने उसके अंदर कोई ऐसी चीज भी क्लेम नहीं की थी, लेकिन उसके हवाले से भी जो ओवरऑल एक पहले अनऑफिशियल और फिर तकरीबन ऑफिशियल जो रिएक्शन आया, उससे ये चीज होती है कि जरा सा भी अगर इंप्रेशन क्रिएट हो कि 9 मई के हवाले से कुछ सेटलमेंट हो रही है या कोई माफी का ऑप्शन है, तो उसको फौरी तौर पर वहीं रोका जाता है और उसके ऊपर आगे बंद बांध दिया जाता है कि जी सियासी जमातें बात जरूर करें, लेकिन 9 मई रियासत का मुकदमा है और जिसने जो किया उसे सजा मिलेगी। अब रह गई बात अलीमा खानम साहिबा के साहबजादों की, तो देखिए कानूनी एतबार से तो मैं इसका दिफा बिल्कुल मैं समझता हूँ कोई भी नहीं कर सकता, और मैं तो उस पर सवाल पहले भी उठाया, मैं निहायत एहतराम से आज भी उठाऊंगा कि 2 साल 2 माह गुजर गए सानहा 9 मई 2023 को। क्या इतने अरसे में ये जो फुटेज है जिसका आज हवाला दिया जा रहा है, ये मंजरे आम पर नहीं थी? ये तो पहले दिन से थी। तो इसको आज इस्तेमाल करना और इसके बेसिस के ऊपर अरेस्ट कंडक्ट करना, मैं समझता हूँ वो निज़ाम इंसाफ के हवाले से भी एक सवाल उठता है। दूसरा ये कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी बड़ा कड़ा सवाल उठता है कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे 2 साल से। तो फिर तो अब हम इसको जितना मर्जी इसमें भी मुनीब शेरशाह के हवाले करें। से हुकूमत का ये मौकिफ है कि उनकी वीडियोस है वो देखे जाते हैं हसान नियाजी के साथ। शारेस का तो ये उसकी ट्रैवलिंग भी है, वो पाकिस्तान में भी रहा, कहीं भागा भी नहीं, उसका तो किसी केस में नाम भी नहीं आया, और खुद एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने शायद ये बात की है कि वो जिम्नियों में नाम है, उनको मरकजी किसी एफआईआर में तो वो मतलूब ही नहीं थे। लेकिन 27 माह बाद ये गिरफ्तारी होना, और आप कह रहे हैं कि इसका मकसद यही है कि रियासत में आपको असर्ट करना चाहती है कि हमारी पोजीशन तब्दील नहीं हुई है, लेकिन क्या इससे हुकूमत को, रियासत को फायदा हो रहा है या उल्टा नुकसान हो रहा है? क्योंकि जो तहरीक इंसाफ इस पे पूरा बयानिया बनाती है कि 9 मई की आड़ में विच हंटिंग हो रही है, हमारे रहनुमाओं को सजा दी जा रही है, उनको डी-सीट किया जा रहा है, उन पर ज़िमनी इलेक्शन की कॉल किए जा रहे हैं, तो उनका मौकिफ को तकवीत नहीं मिलती क्या? शहजाद साहब, ओवरकिल आप किसी भी चीज को करें उससे बुरा ही असर पड़ता है। 9 मई बजाते खुद एक बहुत मजबूत मुकदमा है रियासत का, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमने हर चीज को करीब से देखा है। तो फिर ये करने की या तो पहले दिन कर लिया जाए, उसी वक्त किया जाए। मैं और आप, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं जी बिल्कुल सजा दें, सबको कानून के मुताबिक दें, लेकिन जो मुजरिम साबित होता है उसे सजा दें। लेकिन ओवर किलिंग से क्या फायदा? अगर चले वो जो उनके दूसरे साहबजादे हैं शारेज साहब, अब उनको अगर गिरफ्तार किया गया तो उनकी एक फुटेज है कि वो अपनी शायद कोई वो प्रोबेबली वो मोटरवे है या रिंग रोड है, मुझे नहीं पता, वो वॉक कर रहे हैं और एक प्रोटेस्ट है, वो सोशल मीडिया पे वीडियोस मौजूद है, पिक्चर्स हैं कि वो उस वक्त चित्राल में थे। चित्राल, अच्छा 9 मई का तो वो मुझे फुटेज नहीं लगती जो उस वक्त है। अगर वो काउंटर एविडेंस के तौर पर दे रहे हैं, कोई एलिबाई प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं मैं तो 2 साल पहले, ये टाइम स्टैम्प्ड है और मैं वेरीफाइबल है, मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, अगर वो साबित कर देंगे और अगर उन्होंने कहा जी जिमनियों में नाम है, तो देखिए फिर जिमनियों में जो नाम होते हैं ना, मैं बहसियत एक तालिब इल्म के अर्ज करूंगा कानून के, जो जिमनियों में नाम होते हैं वो फिर इसी तरह निकल भी जाते हैं। हो सकता है इस रिमांड के बाद अदालत उन्हें वैसे ही डिस्चार्ज कर दे। जहां तक बात उनके दूसरे साहबजादे की है, शेरशाह की, वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक मुझे लगता है, इसलिए कि कानूनी तौर पर हाँ एक सुकम जरूर है कि उन्हें इतने साल बाद क्यों गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो उस दिन हसान नियाजी के साथ खड़े थे। अब जो फैसले इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों ने दिए हैं, तो शहजाद साहब उस चक्कर में तो अगर मैं और आप भी उस दिन खड़े होकर बहसियत एक स्पेक्टेटर के देख भी रहे होते ना, खुदा ना खास्ता ये, तो हमें भी धर लिया जाता। हाँ, लेकिन अलीमा खान साहिबा और उनकी बहन को तो यही एलिगेशन था, लेकिन उनको बरी कर दिया गया ना उन्हीं केसेस में कि वो वहां पे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई तोड़ फोड़ या जलाओ घेराव में कोई उनकी फुटेजेस नहीं थी। लेकिन यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जी एक शख्स जिसको हसान नियाजी को वो वहां पर खड़े हैं और उन्हें मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई है 10 साल की, ये उनके साथ खड़े थे, क्या इन्होंने कोई बात वहां पर की, क्या इन्होंने कोई प्रोवोकेटिव जेस्चर दिया, कोई स्टेटमेंट पास की? फुटेज में तो सिर्फ ये नजर आ रहा है कि ये उनके साथ खड़े थे। अब इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है? जो बातें ओवरऑल कही जा रही हैं कि पता नहीं जी इन्होंने रियासत मुखालिफ या पता नहीं, जिसकी मेरे पास मैं कोई एविडेंस नहीं है, मेरे पास कोई उसकी एविडेंस नहीं कि ये गद्दारी और पता नहीं क्या क्या उसमें शामिल हो सकता है,
तो मैं फिर वही कहूंगा कि उसके ऊपर कानून के मुताबिक शवाहिद की रोशनी में फैसला करें, पता चले कि इल्जाम क्या है, और अगर उन्होंने कोई साइबर क्राइम किया है तो फिर उनको नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी गिरफ्तार करे, फिर पुलिस तो ना करे। अच्छा, आज राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की कि सियासी डायलॉग या अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, सब चीजें अपनी अपनी जगह पर चलती रहती हैं, इन चीजों को बहाना बनाकर सियासी डायलॉग का अमल नहीं रोका जा सकता। तो अब बार बार पीएमएलएन में कुछ लोग जैसे राना साहब कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब 13 अगस्त को जो मार्का हक की सेलिब्रेशन थी उस मौके पे कह रहे हैं कि आए हम बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से, सारी जमातों को इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर पुलिस जाके इस तरह के छापे मारे, इस तरीके से गिरफ्तारियां हों और जिसपे सवाल खुद जो है कई लोग उठा रहे हो, तो आपको लग रहा है कि वाकई इसका कोई ताल्लुक नहीं है डायलॉग से और अपनी अपनी जगह चीजें चल सकती हैं? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब एक सियासी शख्स हैं और उनकी हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि गुफ्तगू हो, बातचीत हो, इंक्लूसिव डायलॉग हो और रास्ता निकले। बड़ी अच्छी सोच है, मुस्बत सोच है, लेकिन गो के हो ऐसे ही रहा है कि एक साइड पे डंडा भी है और दूसरी साइड पर ये भी है कि जी डायलॉग कर लो, कि इनको पैरेलल चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लॉजिकली देखा जाए शहजाद साहब, ये दोनों चीजें इकट्ठी चल नहीं सकती। अगर आप एक साइड पे डंडा उठाए हुए हैं, दूसरी साइड पर आप उसी जमात को कह रहे हैं कि डायलॉग कर ले। अब जो हुकूमत या रियासत का मौकफ ये है कि जी आप डिस्टिंग्विश कर दें, 9 मई को आप छोड़ दें, जिन्होंने किया केसेस है उनका कोई ताल्लुक नहीं, आप सियासी डायलॉग करें। वो ये कहते हैं कि नहीं, जिन लोगों को आपने जेल में बंद किया है वो अगर आपने उन्हें नाहक बंद किया है और उन्हें 9 मई नहीं किया, यहां आके लड़ाई फिर ये हो जाती है कि फिर एक्सट्रीम व्यूज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग उस जुमरे में आते हैं बकौल पाकिस्तान के मुक्तदरा के कि इन्होंने 9 मई किया, ये ना सिर्फ करने वाले बल्कि उसकी प्लानिंग करने वाले थे। दूसरी साइड ये कहती है कि नहीं जी, 9 मई तो था ही सिरे से फॉल्स फ्लैग। तो फिर अनलेस के देयर इज अ मिडिल ग्राउंड शहजाद साहब, ये मसला तो कभी हल होता नजर नहीं आएगा। अच्छा मुनीब, ये बताइएगा कि इस वक्त 27वीं तरमीम, एनएफसी अवार्ड में तब्दीली, सूबों से इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुंतकिल करने की बातचीत, क्या ऐसी कोई सोच इस वक्त हुकूमती सतह, रियासती सतह पे पाई जा रही है? देखिए, ये बड़े फैशनेबल टॉपिक्स हैं शहजाद साहब, इन पर बात की जाती है, इन पर गुफ्तगू की जाती है, ड्राइंग रूम्स के अंदर, ऑडिटोरियम्स के अंदर इसके ऊपर बात की जाती है मुख्तलिफ अंदाज से। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कोई सीरियसनेस इस पूरे डायलॉग के अंदर उस तरह से नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट होने जा रही है। ये जरूर है कि शायद किसी जगह पर मौत दिखा के बुखार पे राजी कर लिया जाए, मुहावरतन कह रहा हूँ, कुछ चीजें और बेहतर करने के लिए कुछ कर लिया जाए। कुछ चीजों के ऊपर तो बड़ा पता है ना जी हमें कि 18वीं तरमीम के बाद अगर रियल टर्म्स में बात करें तो क्या दिखाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, मुझे ये पता है कि 18वीं तरमीम और उसके बाद जो एनएफसी अवार्ड वाले मामलात हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कह सकते हैं, स्टेट वेल्थ, और जो हम ये कह सकते हैं कि पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, सूबों में जाता है, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि जी वफाक तो बिल्कुल माजरत के साथ मैं अब ये इस्तिलाह बेहतर मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि वो बिल्कुल बेकारी बन जाता है कि -4000 अरब से शुरू करते हैं हर साल, तो कहाँ जाएगा मामला। तो उसको शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि इसे रीडू होना चाहिए। लेकिन ज़हन में रखिएगा, 18वीं तरमीम आपको भी पता है, मुझे पता है कि बड़ा जेलसली गार्ड करती है पीपल्स पार्टी उसे। तो अनलेस देयर इज अ कंसेंसस व्हिच इज वेरी अनलाइकली टू बी अचीव्ड इन दिस एटमॉस्फेयर, कुछ ज्यादा होने की तवक्को नहीं है। अच्छा, जब फैसल वावड़ा साहब आके ये बात करें बार बार कि देखें मजीद सूबे बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे बनने चाहिए और जो एनएफसी है उसको चेंज होने की ज़रूरत है, फिर कल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हर सूबे में 3-3 मजीद सूबे बनने चाहिए, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। तो जब ये लोग बात करते हैं तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो मुक्तदरा का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम ये समझते हैं कि वो शायद उसकी अक्कासी कर रहे हैं, आकर उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। तो क्या ये सोच वहाँ पे है कि शायद पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है स्टेप्स उठाना? मैंने अर्ज किया ना शहजाद साहब कि ये कोशिश तो होती है कि अच्छा यार ये एक इम्प्लीमेंटेबल मॉडल है, इसको किया जाए, पावर को डाइल्यूट किया जाए, डेलीगेट किया जाए, इख्तियारात को नीचे तक लाया जाए, ग्रास, मतलब ये बातें होती है, इसके ऊपर बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स और असेसमेंट्स हुई हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे भाई फैसल वाडा साहब फरमाते हैं, देखिए उनका
खबर और जो ताल्लुक है उनके पास उसकी चीज जरूर होती है, लेकिन फिर उनका अपना पर्सनल क्रिटिक भी है ओवर द सिस्टम और उनके जाती लाइक्स और डिसलाइक्स भी है। उनको हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते 100% विद द एस्टेब्लिशमेंट्स थॉट प्रोसेस। उनके ख्याल में तो बहुत से लोग बिल्कुल ही ये निज़ाम चाली नालायकों के जोर पे रहा है और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, बल्कि जबकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बड़ी मोतरफ है इस हुकूमत की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब है, वो तो बहुत ऑनर करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम को और उनकी एफर्ट। लेकिन मुनीर, मुझे ये बात बताइएगा कि अगर चले बात एनएफसी अवार्ड तक की है कि उसमें कुछ रद्दोबदल किया जाए, प्रोविंसेस का शेयर थोड़ा सा कम करके वफाक के जो रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाने वाली अगर सोच भी है, ये कितना डूएबल होगा? खुद आपने 18वीं तरमीम की बात की कि पीपल्स पार्टी उसको बहुत गार्ड करती है। हमने देखा भी बीच में एक कनाल वाला मामला आया था, बिलावल भुट्टो साहब ने एक पोजीशन ली और उसके बाद वफाकी हुकूमत ने कहा ठीक है इस इशू को हम थोड़ा पीछे रख देते हैं अभी। तो अब आपको लगता है कि अगर हुकूमत, वफाकी हुकूमत ये चाहती है और डायलॉग शुरू करना चाहती है एनएफसी के हवाले से, क्या पीपल्स पार्टी ये होने देगी? क्योंकि एज ऑफ नाउ वो कह रहे हैं ना सूबे बनेंगे और प्रोविंसेस का शेयर बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। तो क्या ये दोनों इत्तेहादियों के बीच में कोई गले की हड्डी बनने जा रही है या आपको लगता है कि मामला खुश असनूबी से रिजॉल्व हो जाएगा? देखिए, कोई भी जो आप फ्रंट खोलते हैं शहजाद साहब, उसके लिए जब तक आपके पास नेसेसरी टूल ना हो तो आप उसको अपने तय काम को दुरुस्त नहीं कर पाते। आपने देखिए ये नहरों वाला मामला हुआ, जब शुरू हुआ तो मैंने कहा कि मैंने जो असेसमेंट देखी है कि ये टेक्टिकल रिट्रीट करना पड़ेगा सबको, और उसकी स्टेक होल्डर पाकिस्तान की मुक्तदरा भी थी। सब ने रिट्रीट किया, टेक्टिकल था कि ठीक है जी, वो कंसेंसस नहीं डेवलप हो पाया, पीपल्स पार्टी ने बड़ा वेहेमेंटली उसको अपोज किया, नहीं हुआ। अब ये जो बाकी एक लिस्ट है पूरी, इसके ऊपर भी जब तक वो चीज़ें मौजूद नहीं होंगी सिस्टम के पास, जिन्हें हम वोट्स कहते हैं, साइजेबल नंबर कहते हैं पार्लियामान के अंदर, उस वक्त तक ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। और मुझे अभी भी कोई इसकी उम्मीद नजर नहीं आती कि ये पीपल्स पार्टी को अपने खिलाफ करके लड़ी जाए। अगर डायलॉग के जरिए, नेगोशिएशन के जरिए कुछ हो सकता है तो होगा, अदरवाइज ये कंसेंसस मुझे इतना जल्दी अचीव होता नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। मुल्क में जहां नए सूबों के क़याम के मुतालबात और एनएफसी के तहत सूबों के वसाइल कम करके वफाक का हिस्सा बढ़ाने की बात हो रही है, वहीं कल सदर मुमलिकत ने 11वें नेशनल फाइनेंस कमीशन की तश्कील की मंजूरी दे दी है, जिसमें वफाकी वजीर खजाना की सरबराही में चारों सूबाई वज़राए खजाना और चारों सूबों से 4 टेक्निकल एक्सपर्ट शामिल होंगे। अहम बात यह है कि ये 11वां नेशनल फाइनेंस कमीशन होगा और ये देखना होगा कि यह कमीशन वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के लिए किसी नए फॉर्मूले पर मुत्तफिक हो सकेगा या नहीं, क्योंकि इससे पहले 3 कमीशन तश्कील तो दिए गए थे, लेकिन ये तीनों कमीशन इत्तेफाक राय पर पहुंचने से पहले ही नाकाम हो गए। और इस वक्त मुल्क में 7वें एनएफसी अवार्ड लागू है, जिस पर सूबों और वफाक के दरमियान 2010 में इत्तेफाक राय हुआ था। इस 7वें एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों की जिम्मेदारियों में इजाफा किए बगैर डिविजिबल पूल से सूबों के हिस्से में 10% इजाफा करके 57.5% किया गया था, जिस पर वफाकी हुकूमत का यह एतराज़ है कि वसाइल की इस तकसीम की वजह से मरकज बजट खसारे और इसके नतीजे में कर्ज और सूद की अदायगियों के बोझ तले दबता जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत इस कमीशन के जरिए सूबों का हिस्सा कम करने या फिर वफाकी हुकूमत के बाज़ अखराजात सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल करने पर सूबों के साथ मुज़ाकरात कर सकती है। एनएफसी अवार्ड के फॉर्मूले में तब्दीली और नए सूबों के क़याम के मुतालबात पर कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अज़हर कियानी ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा था कि मुमकिन है कि एनएफसी अवार्ड कमीशन की मीटिंग्स में सूबाई हिस्सा कम करने और बाज़ अखराजात सूबों को मुंतकिल करने पर बात हो, और अगर नए सूबों का क़याम मुल्क की मफाद में है तो नए सूबों पर ज़रूर बात होनी चाहिए। लेकिन आज वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने नए सूबों के क़याम और 27वीं तरमीम की बातों को गैर संजीदा करार देते हुए कहा कि जब कोई और मामला नहीं होता तो ऐसे मामलात को उछाला जाता है। 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं और नए सूबों का भी शोषा छोड़ा जा रहा है, तो हुकूमत कितनी संजीदा है 27वीं आईनी तरमीम में और नए सूबों का क़याम का क्या मामला है, जिसमें पीपल्स पार्टी हुकूमत जो है मुकम्मल इसके ऊपर गैर संजीदा है। लेकिन मामला ये है कि जब कोई खबर नहीं होती तो फिर इस किस्म की खबरें जो है ना वो चलाई जाती हैं ताकि कारोबार जो है वो चलता रहे। राना सनाउल्लाह ने 27वीं तरमीम और नए सूबों के क़याम की बात को गैर संजीदा करार दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी भी वाजे कर चुकी है कि सिंध में कोई नया सूबा नहीं बनेगा और एनएफसी में सूबों का हिस्सा कम होने के बजाय उसमें मजीद इजाफा होना चाहिए। इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी। शाजिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
आपने ये डिबेट सुनी होगी टेलीविजन पर, मीडिया पर, पिछले कई दिनों से जारी है कि जो गवर्नेंस सिस्टम है पाकिस्तान का वो फेल हो रहा है, इसलिए उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। उसमें दो तीन इशूज़ पे बात हो रही है। एक तो ये कि पाकिस्तान में इंतज़ामी बुनियाद पे नए सूबे बनाए जाएं ताकि गवर्नेंस बेहतर हो, और जो एनएफसी है उसको तब्दील किया जाए, क्योंकि वफाक के पास इतने वसाइल नहीं होते, खसारा ज़्यादा होता है, तो कुछ वसाइल जो कि सूबों के पास है उनको दोबारा मुंतकिल किया जाए नए एनएफसी के ज़रिए वफाक में। तो सबसे पहले तो सूबों के हवाले से बताइएगा कि क्या ऐसी कोई मूव है, क्या पीपल्स पार्टी से किसी ने बात की, और अगर ऐसा होता है तो क्या मौक़िफ़ होगा आपका? बहुत शुक्रिया शहजाद। मैं भी कुछ मुझे मौका मिला है कहीं इस तरह की कॉन्वर्सेशन सुनने का, और मुझे थोड़ी हैरानगी भी होती है इस बात पर कि ये यूँ मालूम होता है कि ये डिबेट जो है वो बाकायदा जो है उसको एक स्ट्रैटेजी के तहत स्टार्ट किया गया है। ये एक स्क्रिप्टेड डिबेट नज़र आती है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक इसमें कोई डिमांड नहीं है, कोई नीड नहीं है। लेकिन यूँ लगता है, मैंने बल्कि एक देखा, आई एम नॉट गोइंग टू नेम द पीपल, दो जो है वो बड़े कोई एक्सपर्ट्स बैठ के बात कर रहे थे, दोनों एक ही स्क्रिप्ट उनके हाथ में था, थोड़े बहुत डायलॉग्स अलग थे, लेकिन यूँ मालूम हो रहा था कि ये एक पूरा एक प्लान है। अच्छा, कल तो अब्दुल अलीम खान वफाकी वजीर हैं, उन्होंने बाकायदा कहा है कि हर सूबे में मजीद 3 सूबे बनने चाहिए। कल अब्दुल अलीम खान की पार्टी ने तो बाकायदा इस पे जारी किया अपना प्रेस रिलीज। नहीं, मैं आपको वो जो आप कह रहे हैं ना, कुछ एक्सपर्ट्स बैठ जाते हैं और वो अपनी तरफ से जिस तरह की बात कर रहे होते हैं, वो मैं दूसरी बात कर रही हूँ। अब आपके सवाल का जवाब दूँ, सूबे के एडमिनिस्ट्रेटिव जो नीड होती है, देखिए पीपल्स पार्टी ने सूबों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव नीड है उसके हवाले से तो हमेशा बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि देखिए जो आइन में दर्ज है कि अगर किसी सूबे के अंदर ये डिमांड है, अगर वहाँ ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो उसका प्रोसीजर मौजूद है आइन के अंदर और उस प्रोसीजर को फॉलो किया जा सकता है। एक मिसाल आपके साथ मैं शेयर कर दूं जिसमें काम हुआ था, और वो था वसेब का इलाका जिसे हम साउथ पंजाब कहते हैं, और साउथ पंजाब के सूबे की जो डिमांड थी उसके प्रोसीजर को किस हद तक फॉलो किया गया वो आप भी जानते हैं और हम भी वाकिफ हैं। पंजाब असेंबली से रेजोल्यूशन आई, कौमी असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुई, सेनेट पर भी कुछ फोरम पर इस पर जो है वो बहस भी हुई और वहाँ पर भी अग्रीमेंट हुआ। सो कहने का ये मकसद है कि जो आइनी तकाजे या प्री रिक्विजिट्स आइन के हैं एक नया सूबा बनाने के हवाले से, अगर वो पूरे होते तो कबाहत नहीं है, लेकिन उसकी नीड हो। ये जो कह रहे हैं ना कि जी इतने टुकड़े कर दें, मैं आपकी उस बहस का जवाब दे रही हूँ, और फिर उसको एक दो लोग बैठ जाते हैं और एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं जिससे कि कोई जिसमें से दोनों अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो मैं सिर्फ आपको अवाम का मौक़िफ़ दे रही हूँ, अवाम के नुमाइंदों का मौक़िफ़ दे रही हूँ। जो एक केस में हमारे सामने आ चुका है वो है वसेब का इलाका, वो है साउथ पंजाब। तो वहां पर एक नीड थी और उस नीड को आइन के मुताबिक जो प्रोसीजर फॉलो होना था वो हो चुका है। सो मे बी अगर ये एक टेस्ट केस के तौर पर हम ले सकते हैं समझने के लिए कि क्या वाकईतन इससे बेहतरी आती है, तो एक रिक्वायरमेंट सब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा ना हो चुकी एक डिजाइन डिबेट लग रही मुमकिन है ये, और ये कहा जा रहा है कि शायद इस डिबेट को, दिस इज माय फीलिंग कि ये बड़ी एक डिजाइन स्क्रिप्टेड डिबेट, ये एक ओपिनियन है कि स्क्रिप्टेड डिबेट है और इसका मकसद ये है कि प्रेशर डाल के सूबों के हवाले से कि मजीद सूबे बनाए जाएं, एनएफसी के फॉर्मूले को तब्दील कर लिया जाए। मतलब ये अच्छा, अब आप आ जाए एनएफसी के फॉर्मूले पे। तो अब मुझे बताइएगा कि वफाक ये कहता है, और ये सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं है, इससे पहले इमरान खान की हुकूमत, तो उससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब 2017-18 में वो ये कहते रहे कि एनएफसी को तब्दील होना पड़ेगा क्योंकि वफाक के पास वसाइल नहीं बचते। जब वफाक के पास वसाइल नहीं होते, मुल्क बैंकरप्सी के पास पहुंच जाता है, और फिर वफाक क्या, सूबे क्या, पूरा मुल्क मुतासर होता है इससे। तो इसको तब्दील करने की जरूरत है। इस पर क्यों रेजिस्ट करती है पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी रेजिस्ट एनएफसी के फॉर्मूला पर बैठकर बात करने के हवाले से नहीं करती, बल्कि हालिया दिनों में अगर आपने देखा होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा खुल के इस पे बात की थी कि जब एनएफसी आया था तो वो 18वीं तरमीम जिसके जरिए डेवोल्यूशन जो है वो पॉसिबल हो सकी थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पॉसिबल हो सकी थी, उससे कबल आया था। तो लिहाजा जो अखराजात थे वो 18वीं तरमीम को सामने रखकर नहीं डिसाइड किए गए थे। तो ये चीज़ ज़रूर सूबों के लिए भी, आप तो एक
साइड बता रहे ना वफाक की, मैं आपको सूबों की तरफ की भी डिबेट बता दूं कि सूबों के पास भी जिस तरह की जिम्मेदारियां 18वीं तरमीम के नतीजे में आई हैं, उनके पास भी कंस्ट्रेंट्स हैं। तो फॉर्मूला अगर खुलता है, अगर उस पर बात होती है, तो फिर सूबों का व्यू पॉइंट भी उसमें रखा जाएगा और डिलिब्रेशंस होंगी, उसमें डिस्कशन होगी, तो सूबे अपना अपना केस प्रेजेंट करेंगे। सो इट इज नॉट वन साइड ऑफ द स्टोरी कि वफाक के साथ क्या मसाइल है। देखिए, वफाक के मसाइल तो सूबों ने जिम्मेदारियां लेकर बहुत हद तक खत्म कर दिए थे, लेकिन चूंकि अभी भी वफाक उन जिम्मेदारियों को किसी न किसी तरीके से जो है वो संभाल कर बैठी है, तो पैरेलल सिस्टम्स भी चल रहे हैं, पैरेलल डिपार्टमेंट्स भी चल रहे हैं। तो और ये भी बार बार कहते रहे मैं एक सवाल कि करना चाहूंगा वफाकी यहाँ पे। हुकूमत को डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए वो जिम्मेदारियां, वो मिनिस्ट्री जो इस पर सूबे ले चुके हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो यकीनन इखराजात तो उन्हें नजर आएंगे, लेकिन और फिर इखराजात कम होने की बहस भी होगी। सही शाजी साहब, लेकिन इसमें ये बात दुरुस्त है, और ये बात डिस्कस हो रही है। 2010 में खत्म हो चुका था, लेकिन वफाकी हुकूमत उसे खत्म नहीं करना चाहती। ये बात सही है, और इस पे भी डिस्कशन हो रही है कि जो डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है प्रोविंसेस को, वो वफाक को नहीं चलाने चाहिए, वहां पे अपने रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। लेकिन फिर बहस जब आगे बढ़ेगी तो ये भी बात होगी ना कि जो दिफा है वो सिर्फ वफाक की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे मुल्क का दिफा है, तो सूबे उसका बर्डन शेयर करें। और जैसे आप कह रही हैं बहुत सारे इश्यूज डिवॉल्व हो चुके हैं, तो जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है वो फिर सूबों की जिम्मेदारी होना चाहिए। वफाक क्यों 710 अरब रुपए का BISP अपने सर पे ले, वो सूबे शेयर करेंगे। तो क्या इन डिस्कशंस के लिए भी आप तैयार हैं, या एडमेंट है कि नहीं BISP वफाक ही रखे, डिफेंस बजट वफाक रखे? एडमेंट तो हम किसी चीज के लिए नहीं, अगर हम एडमेंट हो जाते तो फिर बात ही ना करते, टेबल पे ही ना आते। देखें, इससे तो कोई दो राय नहीं है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करता है, और हमारी फोर्थ फ्रंट में हमारी आर्म्ड फोर्सेस होते हैं जिनकी हिम्मत को, जिनके जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं। साथ ही साथ वो सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं जो सिविलियन साइड पर है। आपने देखा है कि पुलिस ने किस तरीके से दहशतगर्दी का मुकाबला किया, CTD हो, पुलिस हो। आपने देखा है कि सिविलियन फोर्सेस भी इसका बड़ा पुरजोश तरीके से मुकाबला करती हैं, कई शहादतें होती हैं। और इसमें जो नया एंगल है शहजाद, व्हिच आई लाइक टू शेयर आपके प्रोग्राम में, कि हमारी जो प्रोविंशियल फोर्सेस हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। आपने 2010 में आपसे मुराद हमने मिलकर जो NFC में लास्ट टाइम हमने एक डिसाइड किया था, वो 1% KP को दिया गया था इन द वॉर अगेंस्ट टेरर, ये उसका टाइटल है जी। वो बहस हो सकती है कि KP ने उसके साथ क्या किया, उन्होंने अपनी पुलिस को स्ट्रेंथन क्यों नहीं किया, वेपनाइज जिस तरह से करना चाहिए। एक और पहलू मैं चाहूंगा वो डिस्कस कर लें बात खत्म होने से पहले। जी ठीक है, लेकिन ये चैलेंज दूसरे सूबों को भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। दूसरे सूबे आके इस बहस में हिस्सा लेंगे तो वो अपनी अपनी सिक्योरिटी की कंसर्न्स का भी इजहार करेंगे, एंड दे वुड वांट सपोर्ट। इसमें एक पहलू शाजिया साहबा रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन का भी। अब मसला ये, पाकिस्तान में सूबे जो है ना वो टैक्स कलेक्शन में तवज्जो नहीं देते क्योंकि उनको पैसे वहां से मिल जाते हैं। एग्रीकल्चर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सर्विसेज टैक्स, ये सूबों की जिम्मेदारी है। लेकिन पाकिस्तान में लेस देन 1% कलेक्ट होता है, जो टैक्स GDP है लेस देन 1% है, उस पर प्रोविंशियल शेयर। इंडिया में ये तकरीबन 7 to 8% है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर 100 रुपये पाकिस्तान में टैक्स कलेक्ट होता है ना, तो सूबों का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें तकरीबन 8.5 रुपये। इंडिया में 100 रुपये जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन 35 रुपये। तो सूबे यहाँ पे भी तो जिम्मेदारी उठाए ना फिर 18वीं तरमीम के बाद, के वसाइल खुद अपने जनरेट करें, ताकि शायद हो सकता है कि मसला सबके लिए हल हो जाए। मैं एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो आपके पास कितना टाइम है। देखें, सूबों का जो कंप्लीट प्रोविंशियल टैक्स है वो तो टैक्स ऑन सर्विसेज है, जो कि हमेशा आइन के अंदर सूबों का टैक्स था। जो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है वो एक वफाकी टैक्स था जिसको सूबों को जिम्मेदारी दी जाती थी कलेक्ट करना। लेकिन क्योंकि हमारे पास जमहूरियत बड़ी कम रही है, और जब जमहूरियत नहीं होती थी तो ऐसा एक्शन कर लिया जाता था कि सूबों की जिम्मेदारी भी हड़प ली जाती थी। तो जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विस है वो भी हड़प लिया गया एक ऑर्डिनेंस के जरिए। लेकिन जब हमने NFC अवार्ड डिसाइड किया 2010 में, तो ये भी एक इशू था कि वी नीड टू गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स कलेक्शन टू प्रोविंसेस एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच वाज सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। अगर आप सूबों की कारकर्दगी देखना चाहते हैं, मैं सिर्फ सूबा सिंध की बात नहीं करूंगी, चले मैं वहां से इलेक्ट हुई हूँ, मेरी जमात की वहां हुकूमत है, मैं आपको हर सूबे की मिसाल दूंगी कि सिंध ने तो खैर बेहतरीन परफॉर्म किया है इन कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स ऑन सर्विस, और भी सूबों ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरा तो इसमें व्यू पॉइंट ये है कि सूबे परफॉर्म बेटर करते हैं। कलेक्टिवली मैंने बताया 100 रुपए में से 8.5 रुपए सूबे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 100 में से 8.5 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रोना रोती है FPR का
कि जी वी विल रिफॉर्म इट, वी विल इम्प्रूव इट, वो कब होगा? बिकॉज एफपीआर की जो टैक्स कलेक्शन टारगेट्स है वो हम देखते हैं कि बजट के पूरे जो साल फिस्कल ईयर जो चलता है उसके अंदर वो सिर्फ रिवाइज होते रहते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, फैक्चुअली ये बात दुरुस्त नहीं है शाजिया साहब कि सूबे बेहतरीन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि एज आई सेड सूबे सिर्फ 8.5 रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं 100 रुपए में से। 2013 में 7.5 रुपए कंट्रीब्यूट करते थे, यानी कि इन रुपी टर्म्स 1 रुपए का इजाफा हुआ है, विच इज नॉट इवन 10%। तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 10 साल में सूबों की, अगर हम देखें कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से। नहीं, मेरे पास तो सिंध का पूरा ये डेटा मौजूद है। सिंध रैंक्स फर्स्ट इन सेल्स कलेक्शन इन द ईयर 2025। आई कैन शेयर विद यू लेटर, आप इसको देख लीजिएगा। मेरा ख्याल है वो मिसाल है कि टैक्स कलेक्शन में सूबे अकेले ही दौड़ रहे हैं तो फर्स्ट ही आ जाएंगे फिर। सॉरी, मैंने कहा इसकी तो वो मिसाल दी जा सकती है ना कि अकेले रेस में दौड़ेंगे तो फर्स्ट ही आ जाएंगे, क्योंकि किसी सूबे की तवज्जो नहीं है, नॉट ओनली सिंध, किसी सूबे की तवज्जो नहीं है। देखिए फिर आप देखें ना, अगर सूबों की तवज्जो नहीं है तो सूबों की तवज्जो इस जानिब दिलानी चाहिए, बिकॉज हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज नॉट टू हार्म द फेडरेशन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज गोइंग टू स्ट्रेंथन द फेडरेशन प्रोवाइडेड वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम हमारा क्या है, हम कॉन्सेप्ट्स की बात तो करते हैं, टर्मिनोलॉजीज की बात तो करते हैं, लेकिन हम उसके कॉन्सेप्ट को, उसका स्पिरिट नहीं समझते। चलिए प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गजा में इसराइल की नस्लकुशी की मुहिम में 62,000 से ज्यादा फलस्तीनियों के कत्लेआम और तकरीबन 80% से ज्यादा गजा मलबे का ढेर बनने के बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को मशरिक़ वस्ता की तारीख का पहला कहतज़दा इलाका करार दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे IPC की रिपोर्ट में गजा शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में शदीद नौयत के कहत की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि कहत मुकम्मल तौर पर इंसान का पैदा करता है जिसे रोका जा सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 5 लाख से ज़्यादा अफराद तबाहकुन कहत का सामना कर रहे हैं और बहुत से लोग ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मौत के खतरे से दो चार हैं। अहम बात यह कि पिछले 15 सालों में दुनिया में गजा सिर्फ तीसरा ऐसा इलाका है जिसे कहतज़दा करार दिया गया है, और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से किसी इलाके को कहतज़दा उसी सूरत करार दिया जाता है जब किसी इलाके में या मुल्क में कम अज़ कम 20% घराने, खुराक की शदीद कमी, कम अज़ कम 30% बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हों और हर रोज़ 10,000 में से कम 2 लोग भूख या बीमारी की वजह से मर रहे हों। लेकिन गजा में सूरत हाल इन पैरामीटर्स से भी कई ज़्यादा संगीन नज़र आती है, जहाँ पिछले कुछ माह में 270 से ज़्यादा अफराद सिर्फ भूख की वजह से जहाँ बाक हुए हैं, जिसमें बड़ी तादाद बच्चे और ख़वातीन की है, जबकि 5 साल से कम उम्र के 1,30,000 से ज़्यादा बच्चे ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मौत के खतरे से दो चार हैं। गजा से हर रोज़ दिलसोज मनाज़िर सामने आ रहे हैं और ये सूरत हाल तब्दील होने का भी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसराइल ने गजा शहर पर मुकम्मल कब्जे की तैयारियां तेज़ कर दी हैं, जिसके लिए इसराइल भूख को हथियार बनाने के बाद अब शुमाली गजा को पानी की फराहमी रोक कर लोगों को जबरी नकल मकानी करने पर मजबूर कर रहा है। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो पूरी दुनिया में तो जंगे रुकवाने की क्रेडिट लेते रहे हैं, उन्होंने इसराइल को इंसानियत सोज मजालिम से रोकने के बजाय इसराइल को गजा शहर पर कब्जे का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। In Israel, families of hostages are opposed to the reoccupying of Gaza. Why is the U.S. still Well, not supporting all of them. And you have to understand, I'm the one that got all of the hostages out. You got a lot of people out. If it wasn't for me, they wouldn't be out. I worked with Bibi and I worked with Steve Witkoff. But if it wasn't for me, you would have all these hostages would most likely be dead right now. The situation has to end. It's extortion and it has to end. And we'll see what happens. I actually think they're safer in many ways if you went in and you really went in fast and you did it. अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली कार्रवाइयों पर अपनी हिमायत का इजहार करें, जबकि इसराइल अपनी हठधर्मी और गैर इंसानी कार्रवाइयों में इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि इसराइली फौज न सिर्फ गजा के शहरियों का कत्लेआम कर रही है, बल्कि इसराइली हुकाम पूरी दुनिया के सामने गजा के लोगों की बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए कैसे इसराइली फौजी निहत्ते फलस्तीनियों की टारगेट किलिंग करके जश्न मनाते हैं और इसराइली वजीर कैसे बच्चों और जेल में कैद फलस्तीनियों की तज़दीक करते हैं। זה מה שהם רואים בבוקר, שהם יוצאים לשעת חצר שלהם, זה מה שהם רואים, ואחד מהם למעלה כאן זיהה את הבית שלו. ככה זה צריך לראות. אתם לא תנצחו אותנו. מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים, מי שירצח לנו נשים, אנחנו נמחק אותו. אתם צריכים לדעת את זה לאורך כל ההיסטוריה. לא ורוד, אני על הכחול אני. ओए इसे सिरतोन यस। ये है वो मनाज़िर जो कि न सिर्फ जदीद दौर के संगीन जंगी जराइम बल्कि बदतरीन इंसानी मिसालों की अक्कासी करते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।